आज हम अमीर बनने का वो सीक्रेट देखने वाले हैं जिसे अगर कोई भी फॉलो करे तो वो अमीर बन सकता है। और इस सीक्रेट को रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसे कहते हैं बीआई ट्रायंगल। ये वो रास्ता है जिसे फॉलो करके अमीर बना जा सकता है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारे ग्रेट आइडियाज होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं जो उन आइडियाज से वेल्थ बना पाते हैं और अमीर बन पाते हैं। लेकिन बीआई ट्रायंगल में वो पावर है जो किसी भी साधारण आइडिया को ग्रेट वेल्थ में बदल सकता है। बी यानी बिजनेस और आई यानी इन्वेस्टर, इन दोनों साइड में हम बीआई ट्रायंगल की मदद से सक्षम बन सकते हैं। आज हम इस बीआई ट्रायंगल के हर एक हिस्से को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी 16 साल के थे जब उन्होंने पहली बार ये बीआई ट्रायंगल देखा था। रॉबर्ट के रिच डैड ने ये बीआई ट्रायंगल उन्हें तब दिखाया था जब रॉबर्ट ने उनसे ये सवाल पूछे थे। नंबर 1, आप इतने सारे बिजनेसेस कैसे हैंडल कर लेते हो जब बाकी लोग ठीक से एक बिजनेस भी हैंडल नहीं कर पाते। नंबर 2, आपके बिजनेसेस कैसे इतने बड़े बन रहे हैं। नंबर 3, आप इतने सारे बिजनेसेस चलाते हो फिर भी आपके पास खाली टाइम कैसे रहता है। नंबर 4, बहुत सारे बिजनेसेस इतनी जल्दी फेल क्यों हो जाते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए हम बीआई ट्रायंगल को समझेंगे। तो शुरू करते हैं बीआई ट्रायंगल के पहले और इम्पोर्टेंट शब्द मिशन से। नंबर 1, मिशन। रॉबर्ट के रिच डैड कहता है कि अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए हमें सबसे पहले अच्छा बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमन होना चाहिए। और अगर बिजनेस से लॉन्ग टर्म में हमें फायदा चाहिए तो सबसे पहले बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग मिशन होना चाहिए। अगर बिजनेस का कोई मिशन नहीं है तो वो आने वाले 5 साल में ही बंद हो जाएगा, जैसे कि बहुत से बिजनेसेस होते हैं। और अगर बिजनेस का कोई मिशन हो भी और बिजनेस बड़ा होने के बाद वो अगर अपने मिशन को भूल जाए तभी वो धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ पैसे कमाने के लिए बिजनेस करना ये अगर किसी का मिशन है तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा। बिजनेस का मिशन कस्टमर्स की नीड को पूरा करना होना चाहिए, तभी वो बिजनेस भविष्य में चल पाएगा और बहुत सारा पैसा भी आपको बना कर देगा। जैसे हेनरी फोर्ड का मिशन था सभी लोगों के लिए कार्स को अवेलेबल करवाना, इसी वजह से वो इतने सक्सेसफुल बने और अमीर भी। जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी एप्पल से निकाला गया तब एप्पल कंपनी बर्बाद हो रही थी क्योंकि उनकी कंपनी का मिशन खत्म हो गया था। लेकिन जब स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए तब कंपनी ने वापस ग्रो करना शुरू कर दिया। इसे रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट कहते हैं। अब हम कुछ सबसे सक्सेसफुल बिजनेस के मिशन जान लेते हैं ताकि आपको पता चले कि मिशन होते कैसे हैं। नंबर 1, गूगल। गूगल का मिशन ये है कि दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और सभी लोगों के लिए उसे अवेलेबल और यूजफुल करवाना। नंबर 2, फेसबुक। फेसबुक का मिशन ये है कि लोगों के हाथ में शेयर करने की पावर देना और दुनिया को और ज्यादा ओपन और कनेक्टेड करवाना। नंबर 3, एप्पल। एप्पल का मिशन यह है कि उनके इनोवेटिव हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट ऑफरिंग से उनके कस्टमर्स के लिए बेस्ट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस लाना। इन्हीं सब मिशन की वजह से ये कंपनीज आज इतनी सक्सेसफुल है और इसीलिए बिजनेस का मिशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर है टीम। रॉबर्ट के रिच डैड हमेशा कहते थे कि बिजनेस एक टीम स्पोर्ट है। एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। स्कूल में सक्सेसफुल होने के लिए अकेले ही टेस्ट देने पड़ते हैं, लेकिन बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए पूरी टीम को ही टेस्ट देना पड़ता है और यहाँ पर हर रोज ही टेस्ट होती है। एक अच्छी टीम हो तो बिजनेस में सफलता मिलती है। रॉबर्ट के रिच डैड की टीम में कई सारे अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एजेंट्स और बैंकर्स होते थे। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते थे कि लोग सोचते हैं कि वो एक दिन बहुत महंगी बोट खरीदेंगे या फिर महंगी कार खरीदेंगे या प्लेन खरीदेंगे, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब वो सोचते थे कि उनके पास एक दिन अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, इन सब की एक पावरफुल टीम होगी, क्योंकि एक अच्छी टीम के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। लेकिन अब ये सवाल आता है कि एक अच्छी टीम अफोर्ड कैसे करे। जैसे कि बिजनेस पहले खर्चा करता है और बाद में बचे हुए अमाउंट पर टैक्स पे करता है, इसीलिए टीम अफोर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो आराम से अफोर्ड कर लेते हैं। जब कोई कहता है कि बिजनेस बनाना रिस्की है तब वो असल में सब कुछ अपने आप करने की सोचता है, जैसे कि उसे स्कूल में सिखाते हैं। लेकिन टीम वर्क करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देख लेते हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 2, पार्टनरशिप। नंबर 3, बी क्वाड्रेंट बिजनेस। बी क्वाड्रेंट बिजनेस, इसमें आता है बिजनेस ओनर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, स्पेशलिस्ट। बी क्वाड्रेंट बिजनेस के सभी पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हो
तभी एक अच्छा बिजनेस बन सकता है। ये हवा, पानी, जमीन और आग की तरह इम्पोर्टेंट है। सब कुछ अगर सही से काम कर रहा हो तभी ये चेन पूरी होगी और बिजनेस चल पाएगा। सिर्फ पार्टनरशिप या अकेले रहकर बिजनेस नहीं चल सकता, इसीलिए टीम का तैयार होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3, लीडरशिप। लीडर्स जन्म से ही लीडर्स नहीं होते। वो लीडर बनने की इच्छा रखते हैं, वो अपने आप को ट्रेन करते हैं, वो दूसरों के फीडबैक से सीखते हैं, इसीलिए वो लीडर बन पाते हैं। रॉबर्ट के रिचर्ड कहते हैं कि एक लीडर का काम यह है कि वो लोगों के अंदर से उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर ला पाए। वो ये भी कहता है कि अगर आपकी टीम में आप सबसे स्मार्ट हो तो आपका बिजनेस मुश्किल में है। लीडरशिप स्किल पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप लीड करना शुरू कर दें। जब भी चांस मिले तब लीड करना चाहिए। कुछ लोग डर कर एक कोने में चुपचाप बैठते हैं ताकि कोई उन्हें सामने ना बुला ले। अगर आपको सामने से फीडबैक मिल रहा है तो उससे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। नंबर 4, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये स्किल सीखने के लिए रॉबर्ट के रिचर्ड उन्हें कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कहते थे ताकि वो कैश फ्लो मैनेजमेंट सीख पाए। रॉबर्ट के रिचर्ड कहते थे कि फाइनेंशियल नॉलेज से हमें नंबर समझ में आते हैं और नंबर्स पूरी बिजनेस की स्टोरी बताते हैं। बहुत से छोटे बिजनेस ओनर फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। इसी वजह से बहुत से प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी फेल हो जाते हैं। बिजनेस के लिए कैश फ्लो ऐसा है जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए ब्लड। रॉबर्ट कियोसाकी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तब उन्होंने डिसाइड किया था कि बिना सेल्स बढ़े हम कोई भी खर्चा नहीं करेंगे। उनके बिजनेस को 1998 में एक $300 की कॉपी मशीन चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो मशीन तभी खरीदी जब उनकी बुक्स की सेल बढ़ी और उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो एक $3000 की मशीन खरीद सकते थे। एक अच्छा कैश फ्लो मैनेजर उसके कैश पोजीशन डेली चेक करता है और इसकी वजह से उसे पता चलता है कि कब पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और कैश क्राइसिस से कैसे बचा जा सकता है। कैश फ्लो को डेली रिव्यू करना फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम कैश फ्लो टिप्स देख लेते हैं जो हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बिजनेस इंटरनेशनल हो या फिर कोई छोटा मोटा बर्गर स्टैंड ही क्यों ना हो। नंबर 1, स्टार्टअप। जब तक आपका बिजनेस सेल्स करके पैसे ना बनाए तब तक सैलरी मत लीजिए। नंबर 2, सेल्स। अपने कस्टमर्स को सर्विस या फिर प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद तुरंत बिल दीजिए। उधार देने से पहले एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करिए। लेट आने वाले पेमेंट पर पेनल्टीज लगाइए और कस्टमर को ये बात ऑर्डर देने से पहले ही बता दे कि लेट आने वाले पेमेंट्स पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। जब आपका बिजनेस बढ़ने लगे तो कस्टमर्स को डायरेक्टली आपके बैंक में या फिर अदर ऑप्शंस के जरिए पेमेंट करने के लिए कहे। नंबर 3, एक्सपेंसेस। अपने बिजनेस के बिल पे करना मत भूलिए। इसकी वजह से आपका सप्लायर आपको अच्छा कस्टमर समझेगा और आपको और ज्यादा फैसिलिटीज दे सकता है। कोई भी नई चीज खरीदने से पहले अपने सेल्स बढ़ाने की सोचे ताकि आप उसे आराम से खरीद सके। आप अपने अकाउंटेंट, बैंकर या फिर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कैश मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। नंबर 5, कम्युनिकेशंस मैनेजमेंट। रॉबर्ट कियोसाकी के रिचर्ड कहते हैं कि जितने आप कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे रहोगे उतना ही अच्छा आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट होगा। लेकिन कम्युनिकेशंस में अच्छा होने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी में अच्छा होना पड़ेगा। रॉबर्ट के रिचर्ड कहते थे कि पुअर लोग पुअर कम्युनिकेटर्स होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कैश फ्लो कम्युनिकेशंस पर डिपेंड होता है। जब भी कोई बिजनेस फेल हो रहा होता है तब ये उसके पुअर कम्युनिकेशंस की वजह से होता है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है इस वजह से भी होता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जब भी वो कम्युनिकेशंस पर कोई कोर्स करते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाती है। उन्होंने कई सारे कोर्सेज किए हैं जैसे सेल्स, मार्केटिंग सिस्टम, एडवर्टाइजिंग, निगोसिएशन, पब्लिक स्पीकिंग, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, रनिंग अ सेमिनार, रेजिंग कैपिटल। और इन सभी टॉपिक में से रेजिंग कैपिटल उन एंटरप्रेन्योर्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है जो नया नया बिजनेस करते हैं। कैपिटल रेज करना बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर से हर वक्त पैसे मांगते रहो। एंटरप्रेन्योर को ये देखना चाहिए कि कैपिटल फ्लो करती रहे और वो सेल्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, प्राइवेट सेल्स, इंस्टीट्यूशनल सेल्स, इन्वेस्टर, इनसे आती रहनी चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी के रिचर्ड कहते थे कि अगर आपको कम्युनिकेशन और सेल्स में अच्छा बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। अब रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी सेल्स करना शुरू किया। जब वो पहली बार रास्ते पर जेरोक्स कॉपियर सेल्स करने गए तो वो एक बूढ़े आदमी के पास गए और जैसे तैसे घबराते घबराते उन्होंने सेल्स पिच
पिच करी और वो सामने वाला बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि अब तक जितने भी सेल्समैन आए हैं उन सब में तुम सबसे बुरे सेल्समैन हो, लेकिन कोशिश करते रहो, डर पर काबू करो और तुम बहुत अच्छा करोगे। अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए डर पर काबू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा लीडर कई सारे लोगों के सामने अच्छे से बोल सकता है, इसीलिए अपने डर पर कंट्रोल करे, रिजेक्शन से ना डरे और लोगों के सामने बोलने की स्किल डेवलप करे। इसी प्रकार बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहता है कि 55% बॉडी लैंग्वेज काम करती है और वॉइस टोन 35% और वर्ड्स 10%। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज भी डेवलप करने की कोशिश करे। साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल अच्छे से शेप में रखे और अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान दे। सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है? रिच डैड के मुताबिक सेल्स एंड मार्केटिंग ना कहते हुए सेल्स मार्केटिंग कहना चाहिए। वो कहता है कि बिजनेस अगर स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग करता है तो सेल्स अपने आप आएंगी। अगर आप सेल करना सीख गए तो ये सीखना चाहिए कि मार्केट कैसे करें। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि सेल्स वो होती है जिसे 1 to 1 कस्टमर तक जाना होता है और मार्केटिंग वो होती है जो बहुत सारी सेल्स लाती है एक सिस्टम के यूज से। और इन सब के लिए कम्युनिकेशंस इंपॉर्टेंट है जिसे हम डेवलप कर सकते हैं सेलिंग करके, कोई कोर्स करके, या फिर एक और तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट करें जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। यहाँ पर आप छोटे वीडियोस बना के ये स्किल सीख सकते हैं। नंबर 6, सिस्टम मैनेजमेंट। हमारी बॉडी सिस्टम से बनी होती है जैसे ब्लड सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम, फूड सिस्टम, वेस्ट सिस्टम। अगर इनमें से एक भी सिस्टम बंद हो जाए तो पूरी बॉडी बंद हो सकती है। ऐसे सिस्टम बिजनेस में भी होते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस तभी बन पाता है जब वो लोगों पर नहीं बल्कि सिस्टम पर डिपेंड होता है। अगर बिजनेस में एक अच्छा सिस्टम है तो वह किसी इंसान के आने या फिर जाने से बंद नहीं होगा, वो सिस्टम के जरिए चलता रहेगा। अब हम बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम देख लेते हैं। नंबर 1, डेली ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम। इसमें आता है फोन पर कस्टमर्स को जवाब देना, मेल्स चेक करना, ऑफिस इक्विपमेंट परचेस करना, मेंटेन करना, फैक्सिंग करना, ईमेलिंग करना, एक्सेट्रा। नंबर 2, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम। प्रोडक्ट को डेवलप करना और उसे लीगली बचा कर रखना, पैकेजिंग मटेरियल्स डेवलप करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, कॉस्टिंग करना, एक्सेट्रा। नंबर 4, मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेंट्री सिस्टम। नंबर 5, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। नंबर 6, बिलिंग और अकाउंट सिस्टम। नंबर 7, कस्टमर सर्विस सिस्टम। नंबर 8, मार्केटिंग सिस्टम। नंबर 9, ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम। नंबर 10, अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसे कई प्रकार के सिस्टम बनाकर हम एक सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हैं जो सिस्टम पर डिपेंड हो, ना कि उसके वर्कर्स पर। नंबर 7, लीगल मैनेजमेंट। रॉबर्ट कियोसाकी उनके एक बिजनेस के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्होंने उनके प्रोडक्ट्स को पेटेंट नहीं करवाया था। इसी वजह से दूसरी कंपनी ने उनके आइडिया को कॉपी किया और रॉबर्ट कियोसाकी उस पर कुछ भी नहीं कर पाए। इसीलिए अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को लीगली प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी आई थी स्प्रेडशीट प्रोग्राम लेकर और उन्होंने अपने आइडिया को पेटेंट नहीं करवाया था और इसी वजह से उनका आइडिया एक कंपनी ने कॉपी कर लिया और उस कंपनी को बिजनेस से बाहर कर दिया। और आज हम सभी उस कंपनी को सॉफ्टवेयर की दुनिया पर राज करते देख रहे हैं और उनकी स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम करते हैं और उनका सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। अगर आपको इस कंपनी का नाम पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। याद रखिए, उस कंपनी का नाम एम से शुरू होता है। इसकी समरी यही है कि अपने आइडिया, अपने प्रोडक्ट को पेटेंट करें, लीगली प्रोटेक्ट करें ताकि कोई और आपका बिजनेस ना ले जाए। नंबर 8, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। कंपनी का प्रोडक्ट BI ट्रायंगल का लास्ट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट ही वो चीज है जो कस्टमर बिजनेस से खरीदता है। ये कोई टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल हो सकता है। टेंजिबल यानी जिसे हम देख सकते हैं जैसे कोई बर्गर, इनटेंजिबल यानी जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कोई कंसल्टिंग सर्विसेज। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि BI ट्रायंगल की मदद से हमारी आइडिया को एक शेप मिलती है और BI ट्रायंगल से हमें मदद मिलती है ऐसे एसेट्स बनाने में जो दूसरे एसेट्स खरीद सके। और हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये BI ट्रायंगल बनाने में, उतनी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और जब हम BI ट्रायंगल बनाना सीख जाएंगे तब लोग खुद हमारे पास आएंगे और अपने पैसे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और तब ये बात सच होगी कि पैसे बनाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। जब BI ट्रायंगल की एक भी चीज छूट जाती है तब बिजनेस फेल होने लगता है। BI ट्रायंगल का हर एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इस BI ट्रायंगल को हमने कवर किया रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से। आई होप कि मैं आपको ये BI ट्रायंगल समझा पाया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट रैली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और आपको अगला वीडियो कौन सी बुक पर चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।